दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल ईवीएस हिस्ट्री शो पर स्वागत है। साथियों, हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और आने वाले भविष्य में जो बिहार में टीआरई 4 की वैकेंसी है उसके लिए हम जीएस वाले पोर्शन को देख रहे हैं और हम इस श्रृंखला में आधुनिक भारत के उन चीज़ों को देखेंगे जो हम पिछले वीडियो में आधुनिक भारत के जो कि शुरुआत से लेकर के सामाजिक आंदोलन तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। अब उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था और मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। तो साथियों ये भी पूछा जाता है कि मुर्शिदाबाद ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो वह किया था मुर्शिदाबाद। उसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था प्रारंभ की थी। अलीवर्दी खान जो कि 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक जो कि बंगाल का नवाब था और इसने यूरोपियों की तुलना जो है कि मधुमक्खियों से की है। इसने कहा था कि यूरोपियों को मत छेड़ो और उन्हें शांत रहने दो, अगर छेड़ोगे तो वो मधुमक्खियों की तरह से तुम्हें काट डालेंगे। ब्लैक होल की घटना साथियों 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन की पुस्तक सियार उल मुतखैरीन है और भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी जो कि वर्तमान में पलासी नाम से जाना जाता है का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1758 से लेकर के 60 तक ईस्वी तक था और 1765 से 1767 ईस्वी तक। तो इसका शासन दो भागों में बटा हुआ है। इसका शासनकाल जो 58 से 60 तक है, फिर उसके बाद 65 से 67 तक है। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। तो इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई थी, आप लोग उनको देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कौन सी इलाहाबाद की संधि कब और किस शासक के साथ किसके साथ जो है कि हुई थी। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह क्लाइव के समय हुआ था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, अभी आपने देखा था कि किस शासक ने जो कि अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी और उसके बाद मीर कासिम ने जो है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो इसमें देखिए मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद, जिसका नाम उसने मुर्शिदाबाद रखा। उसके बाद साथियों ये मीर कासिम आता है, ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मीर कासिम द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। युद्ध के समय वेंसिटार्ड बंगाल का गवर्नर था और बक्सर के युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से जो है कि दे दी थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में, और हमने होमवर्क में जो दिया था देखिए आपको जवाब यहाँ से मिल गया, लेकिन ये जवाब अभी नहीं मिला कि किसके किसके साथ हुई थी। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है साथियों जस्ट 4 दिन बाद होती है, 16 अगस्त 1765। इसके तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का नवाब था। उसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सीताब राय की नियुक्ति की थी। अब साथियों यहाँ पे एक सवाल मैं आपको देता हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव ने
जो द्वैध शासन या द्वायार्की सिस्टम जिसको कहा जाता है उसकी उसने शुरुआत की थी। तो आप बताइएगा कि द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट उस समय क्या था, द्वैध शासन किसको कहते थे और द्वैध शासन के अंदर क्या थी शासन पद्धति। उसके बाद देखिए, कंपनी के दीवान कार्य के लिए जो उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, 2 उप दीवान नियुक्त किए गए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सीताब राय की नियुक्ति की गई। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई। के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया। उसी द्वैध शासन की आलोचना में इन्होंने कहा है। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रॉजर ड्रेक था। प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित किया था। और मीर कासिम ने एक कर खिजरी जमा जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता रहा था भी प्राप्त किया। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का कथन है, यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। तो साथियों ये कथन आप लोग याद करिएगा, किसने कहा था? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान। अलीनगर की संधि जो कि 6 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। अलीनगर सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को दिया गया नया नाम था। द्वैध शासन का जनक लियोनल कॉर्टिस को माना जाता है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर ने क्लाइव को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि प्रदान करवाई। तो साथियों इतने सवाल थे इस चैप्टर से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे, मतलब इतने महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम लोग देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा बेलेजली संबंधित थे। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य वो ये है कि वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। भारत की प्रसंहिताबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और वहीं पर उसका मकबरा भी है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक वायसराय या गवर्नर जनरल उस समय नाम था पद का, गवर्नर जनरल था। 1798 से लेकर के गवर्नर जनरल था। 1798 से 1805 की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद, जो कि 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। तो ये सवाल पूछा जाता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो पेशवा था उसका नाम था बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जुलाई 1828 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला और 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के अधिनियम के द्वारा, क्योंकि उसमें उस अधिनियम में यह प्रावधान था कि बंगाल का गवर्नर पूरे भारत का गवर्नर जनरल पद नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। तो इस तरह से ठगी प्रथा का अंत इसी ने किया था, कैप्टन स्लीमैन ने। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 1823 ईस्वी के बीच में यह हुआ था नेपाल का युद्ध। नहीं, देखिए नेपाल का युद्ध जो है कि 1814 से 16 के बीच में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। ये कब से कब तक था? 1813 से 1823 तक था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल था और इसने जो है कि अवध के नवाब से वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 ईस्वी को अंग्रेजी राज्य में विलय किया। तो ये पूछा जाता है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के साथ क्या आरोप लगा करके
डलहौजी ने उसका विलय किया था, तो कुशासन का आरोप लगा करके विलय किया था। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय ही बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया और भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों में से बंदरगाहों तक ले जाना था। उसके बाद है साथियों कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। डलहौजी के कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया, डलहौजी के समय। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। धोंधो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की और महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में घोषित किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। तो ये प्रथम दिल्ली दरबार था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1877 ईस्वी में, जिसमें जो है कि महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर के 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच हुआ था और 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। ठगी प्रथा कैप्टन स्लीमन नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है, और जो है कि दास प्रथा लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में समाप्त हुआ। और कुशल अकर्मण्यता शब्द का JWS वाइली ने एडविना रिव्यू के लेख में प्रयोग किया। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक के गवर्नर जनरल था, उसके काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई और लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना होनी शुरू हुई। तो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, शुरू हुई। और लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, किसकी हत्या? लॉर्ड मेयो की हत्या। और मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। मेयो वह प्रथम गवर्नर जनरल मतलब वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी। 1876 ईस्वी में पूछा जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के ही समय में की गई थी, और ये कैदियों का निरीक्षण करने गया था, वहीं पर उसकी हत्या देखिए हुई थी। द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा जो है कि लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। और 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अर्स्किन पेरी ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था। किसने? अर्स्किन पेरी ने। सर सीपी इल्बर्ट ने 2 फरवरी 1883 ईस्वी को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी, ये पूछा जाता साथियों मैच कराने को, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो कि 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर जो है कि रोक लगा दी गई। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम देखिए 1891 ईस्वी में आता है, जस्ट 10 वर्ष के बाद। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासक का भी जनक माना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया था, इसीलिए इसको समाचार पत्रों का जो है कि मुक्तिदाता भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन से किसने की थी? तो GK गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अब आगे है जन आंदोलन चैप्टर से महत्वपूर्ण तथ्य, उसको देखते हैं।
देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह जो कि 1859-60 में हुआ था। उसके बाद जो है कि सन्यासी विद्रोह देखिए है, सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ है। 1763 से 1800 ईस्वी तक छुटपुट यह विद्रोह होता रहता है। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल जिले के जो कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से गोविंदपुर गांव से हुई थी नील विद्रोह की शुरुआत। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और इस पर अभी हाल फिलहाल में भारत के संसद में चर्चा हुआ है। तो इसलिए वंदे मातरम गीत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सामान्य में, बहुत डीप में नहीं, वो आप लोग याद जरूर रखिएगा। इसके रचनाकार कौन है इस गीत के? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और जो है कि ये किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है, उनके उपन्यास से। आनंद मठ उपन्यास का कथानक किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और आगे आप लोगों को गवर्नर जनरल उसमें कांग्रेस वाले चैप्टर में मिलेगा, कांग्रेस के अधिवेशन वाले, कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में, उसमें पहली बार वंदे मातरम गीत का गायन किया गया था और वो भी गायन करने वाले ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम, देखिए मिल भी गया यहीं पर, वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। पश्चिम बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। तो कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 ईस्वी 40 के दशक में की गई थी और भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। चलिए देखिए, पुकारा जाता था। और कूका आंदोलन का जो उद्देश्य था वह सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना, इस धर्म को शुद्ध करना इसका उद्देश्य था। 1872 ईस्वी में कूका आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगनून निर्वासित कर दिया गया। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इस पंथ को उत्तरी बंगाल के करम शाह, जो कि करीम शाह भी इनका नाम आता है, ने चलाया था। करीम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू, इनको टीपू नाम भी इनका आता है, ने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों, देखिए कभी कभी टेनेंट्स भी आ जाता है तो मुजारों को टेनेंट्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया संप्रदाय के अनुयायी थे। फराजी लोग कौन थे? तो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र जो थे दुदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई। अंग्रेज रेजिमेंट के व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। खोंड आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्रबिसोई ने किया। अंग्रेजों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंड ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था। बघेरा विद्रोह जो कि 1818-19 में हुआ था, बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1855-56 का संथाल विद्रोह प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से, भागलपुर से जो है कि राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। दिकुओं, जिसका मतलब होता है बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋण पत्रों पर 50 से 500% तक ब्याज वसूल किया। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू, जो कि सिद्धू नाम भी इनका है, सिद्धू, उसके बाद कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया। तो ये भी पूछा जाता, मेजर बारो के नेतृत्व में वो सेना भेजी गई थी। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था और गोविंद गुरु, इन्हें जो कि लसोड़िया भी कहा जाता है,
ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था। मुंडा विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था और उन्हें जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता था। बिरसा मुंडा ने कहा कि दीकुओं मतलब गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जामकोई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अपने देवताओं मतलब बोंगा की पूजा को छोड़कर अनेक देवताओं मतलब जिसको बोंगा कहते तो उनकी पूजा छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। हौज या हो विद्रोह जो है ये 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना जो कि वर्तमान झारखंड में स्थित है था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। अब देखते हैं साथियों, आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो ये पूछा जाता है कि भारत में पहला मदरसा कब स्थापित हुआ था और किसने किया था, तो 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। कलकत्ता मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज जो है कि खोला गया। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया और हॉलहेड ने 1778 ईस्वी में बंगाली व्याकरण ए ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज प्रकाशित किया। और आगे है कि सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हुए। सर विलियम जोन्स। और कलकत्ता में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था और हंटर आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में कलकत्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित था। डॉक्टर S.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, सैडलर आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सैडलर आयोग के सदस्य 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। सैडलर आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। मतलब ये माध्यमिक शिक्षा पर जोर देते सैडलर आयोग। और हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर। लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से जो है कि संबंधित थी। शिक्षा के वर्ग से संबंधित थी कि उच्च वर्ग को दी जाए। इनका कहना था कि जो शिक्षा है वह उच्च वर्ग के लोगों को दी जाए और इस वर्ग से छन करके शिक्षा का असर जो है कि जनसामान्य तक पहुंचेगा।
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र मिनट से पड़ी। मैकाले ने व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया और ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो ये भी याद रखिएगा। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला गया था और किसके प्रयत्न से? डी.के. कर्वे के। डी.के. कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा विवाह की स्थापना की थी। डी.के. कर्वे ने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में डी.के. कर्वे को भारत रत्न जो है कि प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ जो कि 1880 ईस्वी के साथ पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे 1817 ईस्वी में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में हुई और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वुड घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था। H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। अब देखिए साथियों, इसका चैप्टर रहने देते हैं, अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत डीजे बज रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी और वीडियो हो जाएगा ख़राब। तो इतना ही पे ही वीडियो को हम रोक देते हैं। अगर आप लोगों को आगे हम वीडियो इसी तरह से प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप लोगों का परीक्षा में लाभ होगा इन वीडियो से। अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों।